लास्ट पार्ट की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां मैथ्यू, चैंगो, मोवन और वूसू सब मिलकर लंच के लिए बाहर जाते हैं और चारों साथ में काफी खुश नजर आते हैं और उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग दिखाई देती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और चैंगो मैथ्यू के सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि यूएसयू को बचाए रखने का असली क्रेडिट मुझे जाता है क्योंकि फंडिंग लेकर आने वाला मैं ही था। अगर मैंने पैसे अरेंज नहीं किए होते तो शायद यूएसयू इतने टाइम तक टिक ही नहीं पाता। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वूसू मैथ्यू से कहता है कि वो नए प्रोजेक्ट के लिए चैंगो की जगह उसे टीम लीडर बनाना चाहता है, जबकि मैथ्यू का कहना होता है कि चैंगो के पास मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी वूसू को लगता है कि इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए मैथ्यू ही सही चॉइस है, पर उन दोनों को ये नहीं पता था कि चैंगो ने उनकी ये सारी बातचीत सुन ली है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि चैंगो अपने बिहेवियर के लिए इसी बात को बहाना बनाता है, लेकिन मैथ्यू उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है। फिर बाहर आकर उसकी मुलाकात ईजिन से होती है जो उसका इंतजार कर रही होती है। फिर दोनों थोड़ा दिल हल्का करने के लिए बातें करते और ईजिन उससे कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस पर मैथ्यू उसे बताता है कि 5 साल पहले इंसिडेंट के बाद वो बिना सोचे समझे एक रैंडम बस में चढ़ गया था और फिर एक रैंडम स्टॉप पर उतर गया था। इस तरह वो विलेज पहुंच गया था। वो वूसू का शुक्रगुजार है कि उसने उसे उस जगह तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि युंजी सबके सामने गुड मॉर्निंग क्रीम इंसिडेंट के बारे में सच कबूल कर लेती है। साथ ही वो ये भी खुलासा करती है कि चैंगो ने नूरी क्रीम के टेस्टर्स को रिश्वत दी थी ताकि वो झूठे दावे कर सके। अब ये बात सामने आते ही मामला और सीरियस हो जाता है और कुछ ही देर में पुलिस भी इस केस में शामिल हो जाती है और चैंगो के ऑफिस पर छापा मारा जाता है। तो वहीं एलाइट में मिशेल अपनी हार मान लेती है और अपने सेक्रेटरी से फ्रांस वापस जाने के लिए प्लेन टिकट बुक करने को कहती है, लेकिन साथ ही वो अपने सेक्रेटरी को फैक्ट्री मैनेजर के बारे में भी कुछ करने का हुक्म देती है क्योंकि वो उसकी साजिश और इन्वॉल्वमेंट के बारे में सब कुछ जानता है और उसके लिए आगे चलकर मुसीबत बन सकता है। पर खुशकिस्मती से एरिक और जुंगहुन फैक्ट्री मैनेजर तक मिशेल के लोगों से पहले पहुंच जाते। एरिक और जुंगहुन उस फैक्ट्री मैनेजर का कई जगहों पर पीछा करते और आखिरकार थक हार के वो मैनेजर उनके सामने हार मान ही लेता है। फिर वो उन्हें सबूत दे देता है कि मिशेल ने उसे एसेंस में ज्यादा माइक्रोब्स मिलाने का ऑर्डर दिया था। इसके साथ ये खबर भी सामने आ जाती है कि मिशेल ने मैनेजर को रिश्वत दी थी। अब जब ये सारी सच्चाई पब्लिक के सामने आती है तो मिशेल की इमेज पूरी तरह से खराब हो जाती है और आखिर में उसकी नौकरी भी चली जाती है। फिर जब मिशेल अपना सामान पैक कर रही होती है तब एरिक उससे मिलने आता है। वो कहता है कि एक वक्त था जब दोनों काफी करीब हुआ करते थे, लेकिन मिशेल जवाब देती है कि वो उसके साथ सिर्फ इसलिए अच्छा बर्ताव करती थी ताकि वो उनके डैड की नजरों में अपनी जगह बना सके। ये बात सुनकर एरिक को झटका लगता है, लेकिन वो ऐसे दिखाता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो और उस बात को नजरअंदाज कर वहाँ से चले जाता है क्योंकि वो अपनी यादों में मिशेल और अपने रिश्ते को वैसे ही रखना चाहता है जैसा उसने बचपन में महसूस किया था। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि गुस्से से भरा चैंगो मैथ्यू के फार्म को बर्बाद करने के लिए कुछ गुंडों को विलेज भेज देता है। सबसे पहले उनका सामना कोआंग से होता है जिसे ढेर कर वो गुंडे आगे बढ़ जाते हैं और फिर फार्म पर आकर सब कुछ तहस नहस करने लगते हैं और जब मैथ्यू उन्हें रोकने जाता है तो गुंडे उसे भी मारने लगते। तभी वहाँ मोवन और एरा आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाते। फिर खुशकिस्मती से वहाँ सभी गांव वाले आ जाते हैं। कोआंग भी उनके साथ होता है और फिर तो जो जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है उन गुंडों और इनके बीच वो देखने लायक होती है। वो लोग लीफ ब्लोवर्स और मॉस्किटो रैकेट से उन गुंडों को मजा चखाते और आखिरकार उन सबको वहाँ से भगा देते, लेकिन वो गुंडे टाउन छोड़कर भाग नहीं पाते क्योंकि उससे पहले गांव वालों ने उन्हें पुलिस से पकड़वाने का इंतजाम कर दिया था। तो वहीं अब मैथ्यू को चैंगो का एक माफी भरा मैसेज मिलता है और ये देखकर उसे एहसास होता है कि शायद चैंगो भी वूसू की तरह अपनी जान लेने की सोच रहा है। और वो घबराया हुआ तुरंत चैंगो के ऑफिस पहुंचता है और देखता है कि चैंगो बिल्डिंग की छत के किनारे खड़ा है। मैथ्यू उसे समझाता है कि उसे जिंदा रहकर अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि कायरों की तरह मर जाना चाहिए, लेकिन चैंगो उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से छलांग लगा देता है। पर खुशकिस्मती से मैथ्यू वक्त रहते उसे बचा लेता है। लेकिन जब ईजन को इस इंसिडेंट की खबर मिलती है तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है और काफी डरी हुई होती है मैथ्यू के लिए। लेकिन जब वो देखती है कि मैथ्यू बिल्कुल ठीक है और उसे कोई सीरियस चोट नहीं आई है तब जाके वो
राहत की सांस लेती है। इसके बाद दोनों मशरूम फार्म वापस लौटते हैं, जहाँ मैथ्यू ये देखकर इमोशनल हो जाता है कि गांव के सभी लोग मिलकर फार्म में हुई तोड़फोड़ और गंदगी को साफ करने में उसकी मदद कर रहे हैं। फिर दिखाते हैं कि पुलिस गुंडों को भेजने के जुर्म में चैंगो को गिरफ्तार कर लेती है और कुछ टाइम बाद दिखाते हैं कि मोवन और मैथ्यू वूसू की जहाँ अस्थियां रखी होती है वहाँ जाकर उसे याद करते हैं। देन अगले सीन में दिखाते हैं कि एजेंट डायरेक्टर डोंग से मिलने आती है और उनकी बातों से पता चलता है कि नूरी क्रीम का ब्रॉडकास्ट अब 2 हफ्तों में लाइव होने वाला है। फिर बातों बातों में डायरेक्टर डोंग एजेंट को ये भी बता देती है कि उंजी को सच बोलने के लिए कन्विंस करने वाली असल में उसकी मॉम सॉन्ग ही थी। और इसके बाद वो एजेंट को अपनी माँ से पहले बात करने के लिए समझाती है। फिर दिखाते हैं कि एजेंट अपनी मॉम को बुलाती है और उनसे एक फेवर मांगती है। फिर बाद में एजेंट अपने कलीग्स को बताती है कि वो नूरी क्रीम का लाइव ब्रॉडकास्ट सीधा मशरूम फार्म से करना चाहती है। फिर उस रात तीनों मिलकर इस बात की खुशी में डिनर और ड्रिंक्स के लिए बाहर जाते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं। फिर जल्दी ही एजेंट की टीम मशरूम फार्म को ब्रॉडकास्ट के लिए पूरी तरह रेडी कर लेती है। तो वहीं इसी दौरान मोवन और क्वांग की दुश्मनी फाइनली एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि बास्केटबॉल गेम खेलकर ये तय करेंगे कि उन दोनों में से कौन बेहतर है। अब दोनों खेलने तो आ जाते हैं और अपनी अपनी वाली को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छा भी खेलते हैं, लेकिन संगमी और एरा को उनका ये कंपटीशन देखने में कोई मजा नहीं आता, तो वो दोनों वहाँ से निकल लेती हैं। फिर शो का दिन आ जाता है और हम देखते हैं कि जे शो होस्ट कर रही होती है और वो भी अपनी मॉम सॉन्ग के साथ। ये वही फेवर था जो उसने अपनी मॉम से मांगा था और सॉन्ग ने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। फिर दिखाते हैं कि शो काफी अच्छे से चल जाता है और सभी नोरी क्रीम्स पूरी तरह सोल्ड आउट हो जाती है और शो के सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर ईजन और मैथ्यू थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और बाकी सब जने खुशियां मनाते हैं। बाद में दिखाते हैं कि सॉन्ग ईजन से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती है और दोनों के बीच एक इमोशनल सुलह हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हुए और रोते हुए एक दूसरे को माफ कर देते हैं और ये पल ईजन के लिए बहुत खास होता है क्योंकि उसे लंबे अरसे बाद अपनी मॉम वापस मिल गई थी और उनका वही प्यार वापस मिल गया जिसके लिए वो बचपन से तरसती रही। फिर सियोल में घर लौटने के बाद ईजन को ये भी एहसास होता है कि उसका अपने फादर के लिए गुस्सा काफी हद तक गलत था। फिर वो अगले दिन अपने डैड के साथ शॉपिंग पे आ जाती है और कहती है कि वो घर चलकर उसके लिए एक अच्छा सा डिनर बनाए और फिर घर आकर उनसे इतने टाइम तक उन्हें हर्ट करने के लिए माफी भी मांगती है। तो उसके डैड भी उसकी बात एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों के बीच सुलह हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद दिखाते हैं कि सॉन्ग ईजन के डैड के कुकिंग क्लासेस में नजर आती है ताकि वो अपनी बेटी को अपने हाथ का खाना बनाकर खिला सके, लेकिन डिशेस को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें सीखने में काफी टाइम लगेगा। फिर दिखाते हैं कि नूरी क्रीम के रिव्यूज फाइनली सामने आते हैं और वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, यानी लोगों को वो क्रीम लगाने से अपने चेहरे पर फायदा दिख रहा था जिससे मैथ्यू और ईजन दोनों को काफी रिलीफ मिलता है। और तभी एक शॉट में दिखाया जाता है कि ईजन की सारी स्लीपिंग मेडिकेशंस अब कचरे के डब्बे में पड़ी हुई है, यानी अब वो अपनी नींद न आने वाली बीमारी से छुटकारा पा चुकी है। फिर दिखाते हैं कि जिन अब ईजन की टीम ज्वाइन कर चुकी है और उसमें हिट पर असिस्टेंट होस्ट बन जाती है। तो वहीं एरा और मोवन का एक दिन एक शॉप पर एरा के एक्स से इनकाउंटर हो जाता है। एरा का तो उसे देखते ही गुस्सा फूटने ही वाला होता है कि तभी मोवन उसे रोक लेता है और एरा के एक्स की करंट गर्लफ्रेंड को कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड कई मैरिज फ्रॉड केसेस का जिम्मेदार है। ये सुनते ही वो औरत एरा के एक्स को पीटने लग जाती है और मोवन और एरा साथ में हाथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर ड्रामा के आखिर में कुछ छोटे छोटे सीन्स दिखाए जाते हैं जिनमें हर कैरेक्टर की आगे की जिंदगी की झलक देखने को मिलती है। पहले मिसेस यंग को दिखाया जाता है जो अपने मरे हुए बेटे के लिए एक बर्थडे मील बनाती है जो वो पहले नहीं कर पाई थी क्योंकि उनका बेटा अपने बर्थडे के दिन ही चल बसा था। फिर एरिक को दिखाते हैं जो बेलाइट का नया सीईओ बन चुका होता है और वो जुंगहुन के साथ फ्रांस वापस चले जाता है जहाँ जुंगहुन उसका सेक्रेटरी होता है। तो वहीं मैथ्यू एक नया सीरम डेवलप करता है और उसे ईजन के सामने प्रेजेंट करता है, लेकिन वहाँ फिर से मैथ्यू और ईजन के बीच उस सीरम को लेकर लड़ाई हो जाती है। ईजन कहती है कि वो सीरम स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो मैथ्यू कहता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ईजन कहती है आजकल के लोगों के पास टाइम ही तो नहीं होता। और बस इनके बीच इसी बात को लेके झगड़ा कंटिन्यू रहता है, लेकिन इस बार उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता क्योंकि सबको पता है कि ये दोनों वापस पहले जैसे हो ही जाएंगे। लेकिन इसी दौरान ये जरूर पता चलता है कि जिन और की होंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर रात को घर पर ईजन मैथ्यू से पूछती है कि उसने उसे पसंद
करना कब स्टार्ट किया था। तो मैथ्यू कहता है कि ये तब से शुरू हुआ था जब उसे पहली बार उसकी फिक्र होने लगी थी कि वो ठीक से सो रही है कि नहीं। और फिर एंड में दिखाते हैं कि मैथ्यू और रीचन एक दूसरे की बाहों में सुकून से सोए होते हैं। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है गाइस। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप करना मत भूलना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।